हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज हम लोगों के मॉक टेस्ट की 23वीं क्लास है। आज के मॉक टेस्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी 2024 जनवरी में हुआ है उसका पेपर 2 और लेवल 2 यानी अपर प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके हर एक ऑप्शन को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों हो रहा है। ठीक है, पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी तज्जिया तहलील करके, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विश्लेषण करके हम लोग देखेंगे। आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। जैसा कि पहली क्लास से, पूरी एक सीरीज़ है, पहली क्लास से हम लोग टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग उर्दू को, इंग्लिश को और हिंदी को, जो आपकी टर्मिनोलॉजी मुश्किल अल्फाज हैं, बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है उर्दू पेडागोजी में क्वेश्चन आपके उर्दू में आएंगे, उसको आप हिंदी में या इंग्लिश में जानते हैं लेकिन उर्दू में नहीं जानते। इस वजह से आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, इसको देखते हुए आखिर में आप लोगों के लिए ये देखिए, टर्मिनोलॉजी को मैं जमा करता हूँ। अभी तक 180 टर्मिनोलॉजी आपकी हो चुकी है। कितनी? 180। आज हम लोगों की 180 से 190 तक हो जाएगी। ठीक है, जो आपके मुश्किल अल्फाज लगते हैं, यानी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, पेडागोजी के रिलेटेड, इसको हम तीनों ज़ुबान में आखिर में देखेंगे और उसकी हल्की फुल्की तशरीह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है। आज हम लोगों के मॉक टेस्ट की कौन सी क्लास है? 23वीं। ठीक है, जिन्होंने इससे पहली क्लासें नहीं देखी हैं, सारी क्लासें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं। ठीक है, हम लोगों का टारगेट ये है कि 2011 से 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 2018 से और 2024 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बीच में कुछ ईयर के क्वेश्चन बाकी हैं, उनका डिस्कशन चलता रहेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिए। ठीक है, और उसी के साथ उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। उससे हर एक आपका मॉक टेस्ट के नाम से जो कुछ पीडीएफ मैं उस पर डाल दिया हूँ उसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए और उसकी टर्मिनोलॉजी को भी बार बार पढ़िए। एक क्लास में, एक लैंग्वेज की क्लास में दूसरी लैंग्वेज अगर हिंदी है या इंग्लिश है, उसकी भी तैयारी अच्छी तरह आपकी हो जाएगी। आपको पता है जो भी सिलेबस आपका पेडागोजी का है सारा लैंग्वेज का सेम है, तो वही क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं ट्रांसलेट करके, वही इंग्लिश से ट्रांसलेट करके उर्दू में भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सारी लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसकी तशरीह की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, इसका फीडबैक ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका जो ग्रुप है बीएड का, कॉमन ग्रुप में मेरे कहने से भेज दीजिए ताकि अक्सर लोग के पास वीडियो पहुंच सके, वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तशरीह के साथ आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही चैनल मिलेंगे। ठीक है, एक तो उर्दू मीडियम में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, एक दो लोग पढ़ाते हैं आपको पता है जिनका तलफ़ुज़ तक भी दुरुस्त नहीं है। तो चलिए, आप अगर इस को पहली बार देख रहे हैं तो एक मरतबा पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद ही एहसास होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा, देखिए वीडियो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इस तरह से अपना मोबाइल लेटा लीजिए, यानी लैंडस्केप मोड में करके देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा, आपको स्लाइड थोड़ा सा बड़ी दिखने लगेगी। चलिए, और आखिर में इस तरह से जब आप लेटाएंगे तो आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन
बॉक्स नहीं, ये क्या नाम है आपका, सब्सक्रिप्शन बॉक्स नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो अंदर है, वहाँ से आप जब खोलेंगे उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पहला क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से कौन सा तरीक़ा ज़ुबान की आमोजिश यानी ज़ुबान की लर्निंग की ज़रूरियात को के तौर पर ज़ुबानी मश्क और ज़ुबान की रस्मी यानी ऑफिशियल और उसूली यानी प्रिंसिपल वाली अज्जा पर अबूर की वकालत करता है। यानी कौन सा ऐसा तरीक़ा है ज़ुबान सिखाने का जो किस चीज़ की वकालत करेगा, ज़ुबान की रस्मी व उसूली अज्जा पर, यानी ज़ुबान के जो बुनियादी अज्जा हैं उस पर अबूर यानी उस पर पारंगत हासिल कर लेना, उस पर बिल्कुल माहिर हो जाना कि किस तरीक़े से ये चीज़ होगी। समाई लसानियत को कहते हैं ऑडियो लिंगुअल। ठीक है, जिसमें हम ऑडियो से कोई चीज़ सुनते हैं उसके बाद उसको सीखते हैं। तरसीली ज़ुबान की तदरीस, तरसीली जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा, जो कुछ आपने कायदा सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको अप्लाई करते हैं। कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ कही जा रही है उसी तरह से अपने बदन से, अपने जिस्म से उसको, जैसे आप कोई नज़्म पढ़ रहे हैं उसी तरह से आप अपने बदन की, अपने हाथ पैर की हरकत भी करेंगे, झूम झूम के पढ़ेंगे। तो क्या है, कुल जिस्मानी रद्द अमल। इस तरीक़ा प्राइमरी जमात में बहुत मुफीद है, इससे बच्चे दिलचस्पी के साथ आपकी क्लास को सुनते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन से तरीक़े में रस्मी और उसूली अज्जा पर अबूर हासिल किया जा सकता है। देखिए इसमें है समाई लसानियात। समाई लसानियात का तरीक़ा ऐसा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड यानी बराह रास्त, यानी रास्त तरीक़ा आप सुने होंगे, जिसमें क्या होता है अक्सर ये तरीक़ा क्या है फॉरेन लैंग्वेज में, जैसे आप बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो बच्चे इंग्लिश सुनेंगे फिर उसको बोलने की कोशिश करेंगे। बच्चों को अगर उसका माना सिखा रहे हैं तो अगर कोई लफ्ज़ है उसकी तस्वीर दिखाएंगे, जैसे आपने बताया ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की तस्वीर, डोर जिसको दरवाज़ा उसकी तस्वीर दिखाएंगे, बल्कि उसके तर्जमा में उसको हम तर्जमा करके उसके मादरी ज़ुबान में नहीं सिखाते हैं, बल्कि डायरेक्ट उसी ज़ुबान में सिखाते हैं। एक क्या है रस्मी उसूली अज्जा पर अबूर हासिल कर सकता है ये तरीक़ा कौन, समाई लसानिया, जो कि डायरेक्ट मेथड से मिलता जुलता है। ठीक है, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मी मेथड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा है, समाई लसानियात का तरीक़ा। दूसरा सवाल क्या है, 7वीं जमात का तालिब इल्म 4 ज़ुबान है, कन्नड़ भी जानता है, मराठी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, अंग्रेज़ी बोल सकता है। 4 ज़ुबानों का माहिर कौन सा है, 7वीं जमात का तालिब इल्म है। हो सकता है क्योंकि अगर किसी के पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में हो, जिनपे 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर कन्नड़ अब चला गया जो है उधर क्या नाम है बेंगलोर चला गया तो हाँ कन्नड़ सीख लिया, बॉम्बे चला गया मराठी सीख लिया, इधर यूपी वगैरह में आया तो हिंदी सीख लिया, कुछ ऐसे स्टेट में आए जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है वहाँ से अंग्रेज़ी सीख लिया। अब 4 ज़ुबानें, क्योंकि उसके घर में सब ज़ुबानें बोली जाती हैं, आसपास बोली जाती हैं, 4 ज़ुबान बोल सकता है। वो अपने वालिदैन से बात करते हुए 4 ज़ुबान को बआसानी इस्तेमाल करता है। स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेज़ी यानी मराठी का यूज़ जो है स्कूल में नहीं करता, लेकिन घर में 4 ज़ुबान का करता है, क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़ुबानें जानते हैं। यानी क्लास मल्टीलिंगुअल वाली है, बहुत सारी ज़ुबान जानने वाले बच्चे हैं, कुछ जो है कन्नड़ वाले हैं, कुछ हिंदी जानने वाले हैं, कुछ अंग्रेज़ी जानने वाले हैं, लेकिन मराठी जानने वाले नहीं, सब ज़ुबानों में बातें करता है। इस अमल को क्या कहते हैं बताइए, इस अमल को क्या कहा जाएगा, मादराए ज़ुबान सलाहियत या कोड मिलाना या कोड बदलना बैन लिसानी। बताइए, देखिए ये क्या है मादराए ज़ुबान, क्योंकि 4 ज़ुबान क्या है मादरी ज़ुबान है,
इसको क्या किया है, हासिल किया है, यानी अक्वायर किया है। एक्विजिशन क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड से होता है। माहौल यानी एनवायरनमेंट मिल जाता है, बच्चा उसको सीख लेता है, उसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका कायदा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या माहौल चाहिए, यानी एनवायरनमेंट, पर्यावरण जिसको आप कहते हैं। एनवायरनमेंट अगर उसको वातावरण मिल गया अच्छा उसको, तो क्या हो जाएगा, बच्चा सारी ज़ुबानें सीख सकता है, यानी उसको अक्वायर कर सकता है, जिसको हम हुसूलियाबी के नाम से जानते हैं। और आमोजिश अगर कहीं लिख के आ गया, क्या आमोजिश, आमोजिश क्या, ए लर्निंग। लर्निंग कहाँ होती है, उसके लिए स्कूल में जाएंगे, कायदा ग्रामर सीख करके फिर उसको उसके बारीकियों को आप समझते हैं। ए मादराए ज़ुबान सलाह, ये सब उसकी मादरी ज़ुबान है, क्योंकि बचपन में अब बच्चा छोटा था, जहाँ गया वो ज़ुबान बोली जाती है, उसको अक्वायर कर लिया अनकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, देखिए उर्दू पेडागोजी सीटें 2023 करके आप अगर इस प्ले लिस्ट पे जाएंगे, इसमें 46 क्लासें हैं। जो क्लास हैं आप अपने चैप्टर को मिलाते हुए हर एक क्लास की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस भी है। ठीक है, आपके पास टाइम है तो इस पर आप अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग हर एक वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन है। इसी के साथ टाइम कम है तो आप मैराथन क्लास उर्दू पेडागोजी का सारा निचोड़ 2 घंटे की क्लास में आपको मिल जाएगा। एक बार देखेंगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको उर्दू ज़ुबान में 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ इसको देख करके दूसरी ज़ुबान में भी आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी का सिलेबस सेम है। चलिए आगे चलिए। तीसरा है ज़ुबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन बयान दुरुस्त है, बताइए। मकामी पहली, देखिए आमोजिश जहाँ लफ्ज़ आ गया है फ़ौरन आप लर्निंग फ़ौरन दिमाग में रखिएगा। क्या आमोजिश यानी लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या है, आप स्कूल जाएंगे, कायदा ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी गलत, ये क्या है, ये हुसूलियाबी है। मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी, ये भी थोड़ा ही पढ़ते आप काट सकते हैं। मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में मुआविन होती है। इसमें क्या था, मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में मुखिल। बताइए, कहीं भी मादरी ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के सीखने में कभी भी मुखिल नहीं हो सकती। जो बच्चा घर के सीख के जाएगा वो क्या होगा, रिसोर्स होगा। क्या होगा, एज अ रिसोर्स, यानी वसीला होगा, या एसेट लिख के आता है, यानी ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, तो मुखिल तो कभी नहीं होगी। मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी दूसरी ज़ुबान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं, गलत भाई। इफ़ेक्टिव होती है, बल्कि रिसोर्स का काम करती है। पहली ज़ुबान आप सीख करके जाते हैं, दूसरी ज़ुबान सीखेंगे तो उसी ज़ुबान में आप समझ के सीखते हैं, तो क्या रिसोर्स बन गई। जैसे आप घर में उर्दू बोलते थे, आप जब स्कूल में गए, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग किस में, उर्दू ही में तो समझेंगे। तब जाहिर सी बात, वो ज़ुबान क्या हुई, आपके लिए एसेट हुई, रिसोर्स हुई। मकामी पहली ज़ुबान की जानकारी दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में मुआविन होती है, बिल्कुल सही। तीसरा देख लेते हैं। चौथा, पहली ज़ुबान की आमोजिश दूसरी ज़ुबान की, पहली ज़ुबान की आमोजिश दूसरी ज़ुबान की आमोजिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये भी गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। मकामी या पहली ज़ुबान, जिसको आप मादरी ज़ुबान कह सकते हैं, की जानकारी दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में क्या है, मुआविन यानी मददगार साबित होती है। आगे है 5वीं जमात का उस्ताद। ठीक है, क्या है, चमचा, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेकर आता है, यानी जो बावर्ची खाने की जितनी चीज़ें हैं, चमचा, गिलास, पतीली या और कटोरी, ये सब चीज़ें लेकर क्लास में आता है, ताकि बावर्ची खाने की चीज़ों के बारे में तौज़ीक़ी जुमले लिखकर लफ्ज़ियात की तदरीस कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। तौज़ीही जुमले, उस पर वज़ाहती जुमले लिख करके क्या है, वर्ड मीनिंग सीख सकें। ज़ुबान की तदरीस में
ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیے، زبان کی تدریس میں ان چیزوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تدریسی مواد، ریلیہ یعنی ریئل سے ہے، دیکھیے بالکل انگلش میں لکھا تھا اسی طرح اردو میں لکھ دیا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عربی کیا نام ہے، یعنی اردو زبان پہ انگلش یعنی انگریزی زبان کے اثرات. اب دیکھیے کتنا اثر ہو گیا کہ جو ہے ریلیہ لکھنے لگے، ریئل سے. پکائی جانے والی اشیاء، اصل زندگی کے کام. بتائیے زبان کی تدریس میں ان چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ ریلیہ یعنی ریئل. بھائی جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کی تصویر بھی تو ریئل میں دیکھ رہا ہے، یعنی حقیقت میں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ریلیہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ پتہ ہے انگلش میڈیم میں، انگلش لینگویج میں کیا آپ کا سلیبس بنا ہے، تو اکثر کیا کرتے ہیں پیڈاگوجی کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بھی پوچھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے. توضیحی معلومات کیا ہے؟ یعنی بالکل جس میں ایکسپلین کر کے آپ سیکھتے ہیں، اس معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ زبان میں لفظ کے تلفظ کو جاننا، قواعدی مشقوں کے بارے میں جاننا، یا قواعدی مشقوں میں غلطیوں کو پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں جاننا، قواعدی مشقوں کو برتنے کے طریقوں کے بارے میں جاننا. دیکھیے قواعدی مشقوں کے بارے میں جاننا، جو کچھ آپ نے قاعدہ سیکھا ہے اس کا امپلیمنٹیشن، یعنی اس کو اپلائی کر سکیں، اس کا اطلاق کرنا سیکھ لیں، یہی کیا ہے؟ توضیحی معلومات ہے. صرف گرامر رٹ لینے سے کام نہیں چلے گا. آخر میں کیا ہے؟ 141 نمبر کیا ہے؟ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا موقع ہے جہاں طلباء کو زیر غور موضوع کے مخالف تناظر سے واقف کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں اس عمل کے ذریعے طلباء میں کس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے. بتائیے طلباء کو زیر غور موضوع کے مخالف جتنے اس کے پس منظر ہیں، جتنے اس کی باریکیاں ہیں، سب سے واقف کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بہتر انداز میں اس پیراگراف کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تنقیدی تجزیہ ہے، عمل پر مبنی طریق تدریس ہے، تنقیدی اور خواندگی یعنی پڑھنا ہے، خواندگی کا فروغ دینا ہے. بتائیے یہ ہے تنقیدی اور خواندگی. بچہ پڑھنا بھی سیکھ رہا، تنقیدی یعنی کریٹیکل مائنڈ ہو رہا ہے، یعنی کوئی عبارت پڑھ کر کے اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، دونوں پہلو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، دونوں پہلو کو گہرائی سے سمجھ رہے ہیں، تو یہی تنقیدی یعنی کریٹیکل ہوتا ہے. اور خواندگی یعنی پڑھنا، یہ تنقیدی خواندگی ہے، کیونکہ اس موضوع کے مختلف جو تناظر ہیں، یعنی اس کے جو الگ الگ عنصر ہیں، ٹھیک ہے، سے واقفیت کرایا جا رہا. تو تنقیدی سوچ اگر نہیں رکھیں گے تو اس کے الگ الگ عنصر کو یعنی ایلیمنٹ کو آپ نہیں جان سکتے. تو تنقیدی خواندگی ہے. تیسرا والا آپشن آپ کا صحیح ہوگا. آگے ہے مادرائے زبان یعنی مادری زبان یعنی مدر ٹونگ. ٹھیک ہے، جس کو آپ گھر کی زبان، علاقائی زبان کے نام سے بھی جانتے ہیں. مادری زبان کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب زبان کی تدریس و آموزش میں ایک زبان سے دوسرے زبان کا سفر. زبان کی تدریس و آموزش میں ایک زبان سے دوسرے زبان کا سفر. اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ زبانیں وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہیں. غلط، یہ تھوڑی نہ ہے مادرائے زبان. کلاس روم میں ماخذ کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو برتنے کی تدریسیاتی عمل کو کہتے ہیں. کلاس روم میں ماخذ کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو برتنے کے تدریسیاتی عمل کو مادرائے زبان کہتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح لگ رہا. آگے دیکھتے ہیں. یہ تعلیم میں زبان کی پالیسی سے متعلق ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں کتنی زبانیں پڑھائیں. یہ تو غلط ہے. ملا جلا کر کے تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا. مادرائے زبان، اس کو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ملٹی لنگوالزم یعنی کثیر لسانیات. ملٹی لنگوالزم کا نام سنے ہوں گے انگلش میں، یعنی بہو بھاشکتا. ملٹی لنگوالزم کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلاس میں 30-35 بچے ہیں
ایک بچہ اردو بولتا ہے، ایک ہندی بولتا ہے، ایک ملیالم بولتا ہے، ایک پنجابی بولتا ہے، ایک کشمیری بولتا ہے۔ دلی جیسے علاقے میں اگر اسکول ہے وہاں ہر جگہ سے لوگ آ کر رہتے ہیں، تو بچے گھر کی جو زبان اسکول میں بول رہے ہیں، تو کلاس روم میں ماخذ کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو، تو یہ ماخذ مطلب ایک ذریعہ، ریسورس کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو برتنے، یعنی تدریسات میں، یعنی ٹیچنگ میں شامل کرنے کے عمل کو ماترائے زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کثیر لسانیات، یعنی ملٹی لنگوالزم یہی ہے، یعنی الگ الگ بچوں کی مادری زبان کو اسکول میں جگہ مل رہی ہے۔ میں نے بتایا جو بچہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے وہ ریسورس ایز اے ایسٹ، ایز اے ماخذ ہوتا ہے۔ درجہ ذیل میں سے کون طریقہ عمل زبان میں اچھے سے لکھنے کی آموزش میں شامل ہے؟ یعنی اچھے سے لکھنے کی آموزش میں کوئی چیز آپ لکھنے جا رہے ہیں تو لکھنے سے پہلے کے کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں، بتائیے۔ غور خوض، آپ دیکھیے غور خوض، غور خوض، غور خوض، یعنی اس پر منتھن کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہر جگہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ خاکہ تیار کرنا، کیا ہے؟ خاکہ تیار کرنا، نکات کو یکجا کرنا، نکات کو یکجا کرنا، نکات کو یکجا کرنا۔ لیکن نکات کو یکجا کرنا صحیح ہے، خاکہ پہلے تیار نہیں کریں گے، پہلے نکات کو، یعنی الگ الگ پوائنٹ ہیں اس کو ایک جگہ لائیں گے، پہلے غور و خوض کریں گے، پھر الگ الگ پوائنٹ کو اکٹھا کریں گے۔ تو پہلا تو کٹ گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ مسودہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ۔ خاکہ مطلب ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ بنانا، خاکہ یعنی لائن کھینچنا ہے، خاکہ تیار کریں گے کیسے کیسے لکھیں گے، تو خاکہ تیسرا اسٹیپ آئے گا، تو یہ دونوں تو آٹومیٹک کٹ گئے، اوپر پہلے کٹ گیا تو چوتھا صحیح ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ خاکہ تیار کرنے کے بعد مسودہ یعنی ڈرافٹ بنائیں گے، پہلے اسکیچ بنائیں گے، پھر ڈرافٹ بنائیں گے، پھر بعد میں اس کی جو کمی ہے اس کو ایڈٹ کریں گے، یعنی پروف ریڈنگ کریں گے، حتمی شکل یعنی عملی جامہ پہنائیں گے، آخری یعنی حتمی شکل دے دیں گے، ٹھیک ہے، فائنل کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ اس کو جو ہے یاد رکھیے گا۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ غور و خوض کرتے ہیں، پھر نکات یعنی پوائنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر خاکہ بناتے ہیں، پھر ڈرافٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، پھر حتمی شکل یعنی فائنل اس کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے ہے سماجی علوم کی کلاس میں آموزگار۔ سماجی علوم یعنی سوشل سائنس کی کلاس میں آموزگار کلاس روم کے لیکچر کے مرکزی خیال کو سمجھنا اور اسے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے۔ لیکچر جو کلاس میں دیا جا رہا ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، اس کے خیالات کو سمجھنا چاہتا ہے اور اسے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے۔ اس مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، حقوقی مہارت، بتائیے۔ دیکھیے پڑھنے کی مہارت، سننے پڑھنے یہ دونوں مہارت ہے، لیکن آپ کے سی ٹیٹ والوں نے پڑھنے کی مہارت آپشن صحیح مانا ہے۔ اب وہ کیوں مان رہے ہیں اس کے پیچھے میرا جہاں تک ذہن جاتا ہے، اس لیے ہے کیونکہ بچہ لیکچر کو پہلے لکھتا ہے سن کر، لکھنے کے بعد جب اس ایک ایک پوائنٹ کو پڑھتا ہے تو پھر پڑھنے کے بعد ہی اس کے مرکزی خیال کو سمجھے گا اور اسے ذہن میں بٹھاتا ہے، اس لیے پڑھنے کی مہارت صحیح مانی گئی ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر ایک سوال دیا گیا، کیا ہے؟ اسے پڑھیے، بتائیے کہ کس طرح کا سوال ہے۔ چھوٹی بچی کی کہانی پڑھنے کے بعد آپ اس کی تکالیف اور تکالیف برداشت کرنے کے حوصلے سے کافی متاثر ہوئے۔ چھوٹی بچی کی کوئی کہانی ہے، اس میں بچی نے کس طرح سے تکلیفوں کو برداشت کیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ ایسی ایموشن یعنی ڈیولپ ہوا، آپ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، پربھاوت کیا۔ ایک خط لکھ کر آپ لڑکی کے حوصلے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کیا ہے اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں خط کے ذریعے۔ 120 الفاظ پر مشتمل ایک خط لکھیں، یعنی تقریباً ایک صفحے کا آپ ایک خط لکھیں گے۔ اظہاریہ سوال ہوگا،
क्या होगा, ये इजहारी सवाल होगा, तवील जवाबी सवाल होगा, इर्तिशाकी सवाल होगा, इस्तिदलाली सवाल होगा। इजहारी को किसी चीज़ का इजहार करवाना चाहते हैं, तवील जवाबी, इर्तिशाकी ये शरह से बना है, इससे बना है शरह से। शरह से मतलब किसी चीज़ की तशरीह करना, किसी चीज़ की वजाहत करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। इर्तिशाही सवाल यानी ऐसा सवाल उसमें करेंगे जिसमें वो उसका जवाब जो आए वो बहुत डिटेल से आए, यानी वजाहती तस्वीर उसमें लिखेंगे, यानी उसको पढ़ करके एक वजाहत दे। ठीक है, ऐसा सवाल पूछेंगे, खत लिखेंगे ताकि उसका जवाब वजाहती दिया जाए। ये क्या है, इर्तिशाकी सवाल कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है, 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है। 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का मतन है, पढ़कर दोबारा सुनाता और तलबा से बगौर यानी सुनने के लिए कहता है। तलबा से कहता है बहुत अच्छे से आप इसको सुनिए। फिर तलबा को 4-4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। फिर तलबा को 4-4 ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? लिखने का काम इक़्तिबास का इमला, इस्तेमाली इमला, सुनने का काम। बताइए, लिखने के लिए कहता है, लिखने का काम तो इसमें पाया जाएगा। एक इक़्तिबास का इमला है, जो इक़्तिबास है, इक़्तिबास मतलब सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े एक। ठीक है, इक़्तिबास यानी एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ क्योंकि 5 लाइन है का इमला यानी उसका डिक्टेशन करवाना चला। इमला के ज़रिए क्या है, बच्चे की स्पेलिंग दुरुस्त होती है। 4-4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए जब कहेगा तो ये क्या होगा, इक़्तिबास का इमला होगा। ठीक है, दूसरा आला आपका सही माना गया है। आगे चलिए, किसका ताल्लुक़ अकादमिक ज़ुबान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़ुबान में महारत से है? एकेडमिक ज़ुबान या मुख्तलिफ ज़ुबान के लिए दरकार ज़ुबान में महारत से ताल्लुक़ बैन लिसानी महारत यानी एक दूसरी ज़ुबान के दरमियान महारत, बुनियादी आपसी तरसील की महारत, तरसीली ज़ुबान में महारत, वकूफ़ी अकादमिक लिसानी महारत। अकादमिक पूछा गया है तो अकादमिक ही वाला सही होगा, लेकिन अगर इसका आप फुल फॉर्म आप जान लेते हैं तो दोबारा इसमें से कोई एक पूछा जाएगा तो आप सही से समझ सकते हैं। देखिए क्या असल में है, BICS। ठीक है, अब B से क्या होता है, बेसिक। दोबारा फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता, हो सकता है इसी साल पूछा जाए। बेसिक को हम बुनियादी कहते हैं। आगे I है, I को इंटरपर्सनल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई को हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल। आगे क्या है, सी, तरसीली है ना, जिसको तरसील को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। आगे क्या है, एस, एस महारत यानी स्किल। समझ में आ गया? तो ये आपका BICS यानी बिसेस का यानी BICS का फुल फॉर्म हो गया, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी बुनियादी आपसी तरसील की महारत। आगे क्या है, CALP। अब सी से क्या बन जाएगा बताइए कोई? देखिए सी से बनता है, यहाँ वकूफ़ी है तो क्या हो जाएगा, वकूफ़ी किसको कहते हैं, कॉग्निटिव को कहते हैं। आगे क्या है, ए है, अकादमिक, एकेडमिक होगा। तीसरा क्या है, लिसानी यानी लैंग्वेज। आगे क्या है, पी,
पीसी क्या बनेगा, यहाँ क्या है, महारत यानी प्रोफिशिएंसी। ठीक है, हो गया, आपका चौथा ऑप्शन सही माना गया है। चलिए देखिए, अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पता है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इससे सवालात हर बार पूछे जाते हैं। इसके मुतालिक मैंने डिटेल से वीडियो बनाई, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उर्दू पेडागोजी की, उसमें एक बार देख लेंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 2020 के हवाले से ज़ुबान की तालीम के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है। सहलसानी फार्मूले के तहत क्लासिकी ज़ुबान की तालीम बिल्कुल गलत है। सहलसानी ज़ुबान में क्लासिकी लैंग्वेज की बात 2020 में भी नहीं कही गई। आगे क्या है, सहलसानी फार्मूले के तहत मादरी ज़ुबान घर की ज़ुबान की तालीम है, तो सही है। सहलसानी फार्मूले के तहत हिंदुस्तानी ज़ुबानों की तालीमें भी सही है। सहलसानी फार्मूले के तहत अंग्रेज़ी की बतौर ज़ुबान तालीमें भी सही है। पहला गलत है। देखिए, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में कहा गया है बच्चा क्लासिकल लैंग्वेज यानी जो पुरानी, जैसे संस्कृत है, अरबी है, पर्शियन है, पाली है, ये सब क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है यानी पुरानी ज़ुबान है। उनको किस तौर पे, थ्री लैंग्वेज फार्मूले के तौर पे नहीं पढ़ेगा, बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, ऑप्शनल, जिसको हम क्या कहते हैं, इख्तियारी मजमून। लिख के आ सकता है इख्तियारी मजमून यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या पढ़ेंगे, कोई क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, चाहे संस्कृत ले लें, अरबी ले लें, पर्शियन ले लें, पाली ले लें, ठीक है, जो पुरानी ज़ुबान हिंदुस्तान की रही है। ठीक है, इख्तियारी मजमून के तौर पे हम क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो क्या होगा, पहला दुरुस्त नहीं है और ये सब दुरुस्त है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए, सहलसानी फार्मूले के हवाले से कौन दुरुस्त बयान है। सहलसानी फार्मूले पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया, अभी मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, सहलसानी फार्मूले के हवाले से कौन दुरुस्त बयान है, बताइए। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी घर की ज़ुबान में शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी में स्कूल की तालीम का आगाज़ नहीं शुरू करते हैं, गलत। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अपनी रियासत की ज़ुबान में, गलत, मादरी ज़ुबान में करते हैं ना। तमाम बच्चे अपनी स्कूल तालीम का आगाज़ हिंदी से, गलत बात है भाई, हिंदी हर जगह थोड़ी बोली जाती है। तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ मादरी ज़ुबान, बिल्कुल सही। घर की ज़ुबान मादरी ज़ुबान एक ही है ना, इलाकाई ज़ुबान तीनों होता है। और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़ुबान सीखते हैं, यही आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला कहता है। बच्चा क्लास 10th तक कम से कम 3 ज़ुबान सीखेगा। ठीक है, देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन, किसने, कोठारी कमीशन के ज़रिए इसको लाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात की गई है। ठीक है, और इसमें कहा गया है एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जो तकरीबन 9 स्टेट हैं और 2-3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिंदी स्पीकिंग, एक नॉन हिंदी। अब क्या किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। हिंदी स्पीकिंग में पहली ज़ुबान क्या होती होगी, मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, पहली ज़ुबान मादरी या इलाकाई, इसको ध्यान में, क्योंकि इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूले से। दूसरी ज़ुबान क्या है हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, अंग्रेज़ी या
जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान। जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान कितनी हैं? 22 हैं, जो आपके आइन में 8वीं शेड्यूल में है, उसमें से कोई एक ज़ुबान ले लेगा। अंग्रेज़ी उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग, जैसे आप साउथ वाले स्टेट हैं, उसमें क्या होगा, बच्चा या तो अंग्रेज़ी लेगा या हिंदी पढ़ेगा। अब तीसरी ज़ुबान क्या होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में अगर दूसरी ज़ुबान जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान कोई भी ले लिया, मान लो पहली ज़ुबान हिंदी ले लिया, मादरी ज़ुबान थी, दूसरी ज़ुबान उर्दू ले ली, या जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने संस्कृत ले ली हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, तीसरी ज़ुबान क्या बच जाती है, अंग्रेज़ी। दोनों में से जो नहीं लेगा उसको पढ़ेगा, ठीक है। मान लो इसमें ले लिया तो अंग्रेज़ी तीसरी ज़ुबान पढ़ लेगा, या अगर अंग्रेज़ी यहाँ ले लिया, तीसरी ज़ुबान जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में से कोई पढ़ लेगा। यहाँ क्या किस्सा है, यहाँ है तीनों में से, दोनों में से जो अगर दूसरी अंग्रेज़ी ले लिया तो तीसरी हिंदी पढ़ेगा। इसमें नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में ये सही से इम्प्लीमेंट वहाँ नहीं हो पाया, कहाँ, तमिलनाडु में। वो लोग हिंदी के खिलाफ थे, जो कि रस्मी ज़ुबान है। समझ में आ गया? आगे चल, आगे है आमोजिशी माहसल की कोशिश होती है कि आमोजगार को इस काबिल बनाते कि वो, यानी आमोजिशी माहसल यानी बच्चे की लर्निंग की कोशिश क्या होती है, किस काबिल बना दिया जाए बच्चों को, बताइए। काबिल कद्र अंदाज में कवायदी मालूमात हासिल कर ले, यानी जितने कायदे हैं उस ज़ुबान के सब कुछ मालूम कर ले। ये काबिल कद्र अंदाज में महारतें हासिल कर ले, तो सही लग रहा आगे है। तमाम महारतों की आमोजिश की अक़ल्ल तरीन सतह हासिल कर ले। काबिल कद्र अंदाज में लिसानी अनासिर को हासिल कर ले। देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दूसरा है, काबिल कद्र अंदाज में महारतें। ज़ुबान की महारत कितनी है, LSRW। L से सुनना यानी लिसनिंग, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, और W से राइटिंग यानी लिखना। 4 बुनियादी महारतें हैं। काबिल कद्र अंदाज में महारतें यानी चारों महारत को हासिल कर ले, यही आमोजिशी माहसल की कोशिश होती है, ठीक है। आखिर में बताइए 15 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी, उसमें से कितना आपको आता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में हम क्या सीखेंगे अब हम आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, बहुत ही अहम है, ठीक है, तीनों ज़ुबान में। जैसे एक लफ्ज़ आता है क्रिएटिव माइंड, यानी तख्लीकी ज़हन। क्रिएटिव माइंड आप समझते हैं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, लीक से हटकर सोचना, यानी जिसका जो इस्तेमाल है उसका अलग इस्तेमाल पैदा कर देना। और इसी के साथ तख्लीकी ज़हन उसको कहते हैं जिसमें आप जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अलग अलग जिहत में आप सोचते हैं। जैसे किसी चीज़ का कोई भी एक यूज़ है, उसका दूसरा यूज़ बता देना, उस प्रॉब्लम का सलूशन अलग से बता देना। जैसे मान लो ये किसी ने कहा ये क्या, वो कहेगा पेन है, तो कहेगा इससे हम लिख सकते हैं। या कोई बच्चा कह सकता है इसको हम ऐसे टांग करके उसमें अपना कोई सामान टांग सकते हैं। या कोई कहे कि हम इसको अपने बाल के पीछे लगा सकते हैं। तो क्या है, ये नई चीज़, यही क्रिएटिविटी चीज़ है। तो क्या हुआ, तख्लीकी ज़हन, जिसको क्रिएटिव माइंड यानी रचनात्मक बुद्धि। आगे है स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात। ये क्या है, ये जो आपके जो मैथ से रिलेटेड है, इसको शुमारियात के नाम से जाना जाता है, यानी सांख्यिकी। आगे है टॉपिक्स, जिसको उन्वानात या विषय कहते हैं। आगे एक्सपीरियंस, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, तजर्बात, हिंदी में अनुभव। एक फैक्टर, यानी इसके कितने फैक्टर का मतलब अवामिल यानी कारक, ठीक है। आगे चलिए 5 और देख लेते हैं। कल्चर कहते हैं सकाफत और तहजीब यानी सिविलाइजेशन। कोई भी ज़ुबान अगर आप पढ़ते हैं उसमें उसका कल्चर, सिविलाइजेशन भी सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई ज़ुबान जब मर जाती है तो उसका कल्चर, सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेज को इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
کہا گیا ہے کہ اختیاری مضمون کے طور پر بچہ اس کو لے سکتا ہے، اس کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کلچر مطلب ثقافت، جس کو سنسکرتی کہتے ہیں۔ آگے ہے سویلائزیشن یعنی تہذیب، جس کو سبھیتا کہتے ہیں۔ آگے ہے انوویشن یعنی اختراع، کوئی نئی چیز پیدا کرنا، جس کو نواچار کہتے ہیں۔ پلان یعنی منصوبہ بنانا، جیسے لیسن پلان بناتے ہیں، جس کو یوجنا آپ کہتے ہیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن یعنی تعلیم کا حق، یعنی شکچھا کا ادھیکار۔ اس پر بھی میں نے ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے، پلے لسٹ میں جائیں گے ایک ایک ویڈیو کر کے، جو آپ کے امپورٹنٹ لگے، جو بھی آپ سمجھیں اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ پوری مدد ملے گی۔ اور ویڈیو بائلنگول ہے، یعنی ہندی، اردو، انگلش تینوں زبان میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ دیکھیے فیڈ بیک نہیں دیے تو فیڈ بیک ضرور دے کر جائیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ چلیے اپنی تیاری کیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔